सर पाकिस्तान में 700 बिलियन से ज़्यादा ज़कात और डोनेशन नहीं करता है, कहाँ जा रहा है पैसा? 700 बिलियन जा रहे हैं लेकिन गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही। इसका मतलब है कि कहीं नीचे जाए। सर आप एक मुफ्ती हैं, आपने दीनी तालीम हासिल की, तो आप भी कोई मदरसा चला सकते थे, आप भी कोई यूट्यूब चैनल बना कर, तो इस तरफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ कैसे आना हुआ? मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी एक लाइफ है उसमें मैं कैसे बिगर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि वो काम करना चाहिए जहाँ पर गैप है। नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी वाला फैक्टर नहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना कि यार हम जिस बंदे को दे रहे हैं वो आया ज़कात का मुस्तहिक है भी है नहीं। देखिए ज़कात एक इबादत है और कुरान करीम में कहा कि ज़कात अदा करो, फेंको नहीं बल्कि अदा करो। यार सैयद अगर गरीब है तो क्या हम उसको ज़कात नहीं दे सकते? मैं समझता हूँ कि तमाम NGOs और तमाम वो इदारे मदारिस भी जो ज़कात वसूल कर रहे हैं, अगर वो शरीयत के मुताबिक वसूल करें और शरीयत के मुताबिक लगाएं तो हमारे मुल्क से विद इन फ्यू ईयर्स भी गुर्बत ख़त्म हो सकती है। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो यकीनन ख़त्म हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुफ्ती वसी भट्ट साहब, जो कि शरिया एडवाइज़र हैं हैंड्स पाकिस्तान के अंदर। सर बहुत शुक्रिया आपने हमारे इस एपिसोड के लिए टाइम निकाला। बताइए क्या चल रहा है आजकल, कैसे चल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि अल्लाह ताला ने हमें कंट्रीब्यूट करने की तौफीक अता फरमाई फॉर दिस नोबल कॉज। एंड सेकेंडली हैंड्स पाकिस्तान एंड हसन भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस एपिसोड के लिए इनवाइट किया। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज़ गुड एंड कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर एंड कम्युनिटी जितनी भी डेवलपमेंट सेक्टर है उसको शरिया कंप्लाइन कर सकें और लोगों की दीन और आखिरत में बेहतरी में अपना किरदार अदा कर सकें। माशाल्लाह ज़बरदस्त। सर आप एक मुफ्ती हैं, आपने दीनी तालीम हासिल की, तो आप भी कोई मदरसा चला सकते थे, आप भी कोई यूट्यूब चैनल बना कर अपनी वीडियोस जो है वो उस पर शूट करके मनाजरे के लिए लोगों को बुला सकते थे, आप भी ये वाला काम कर सकते। तो इस तरफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ कैसे आना हुआ? क्या मोटिवेशन दी आपकी कि आप इस काम को जो है वो सर अंजाम दे रहे अपनी फील्ड से हट के? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जब हमारी ग्रेजुएशन हुई तो उस वक्त मैंने अपनी एक विज़न डायरेक्शन करने के लिए एक विज़न की वर्कशॉप अटेंड की और उस पर फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी एक लाइफ है उसमें मैं कैसे बिगर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि वो काम करना चाहिए जहाँ पर गैप है। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी गैप नज़र आया कि हमारे जो मदरसे के ग्रेजुएट होते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं, मदारिस का होना भी बहुत ज़रूरी है, दीनी तालीम का देना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है। लेकिन ये जो सेक्टर है कॉर्पोरेट सेक्टर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर, इसकी शरिया कंप्लाइंस की तरफ बहुत से लोगों का रुझान नहीं होता और बहुत कम लोग हैं जो यहाँ मौजूद है, क्योंकि इसके लिए एक ख़ास स्किल सेट चाहिए होता है। आप इनके पहले सारे डायमेंशंस को समझते हैं और फिर उसके बाद शरिया ओपिनियन देते हैं। तो एक गैप को देखते हुए जो कहा जाता है हमारे मदारिस में कि मिटा हुआ दीन ज़िंदा करना, तो इस लिहाज से हमने सोचा कि इस मिटे हुए दीन को ज़िंदा करने के लिए थोड़ा सा अपना किरदार अदा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ NGOs में भी काम करने का मौका मिला, कुछ फाइनेंशियल सेक्टर में भी काम करने का मौका मिला और सीख रहे हैं और ख़िदमत कर रहे हैं। अच्छा, आपने दीनी तालीम के अलावा दुनियावी तालीम किस फील्ड में हासिल की या किया, थोड़ा सा अपना इस बारे से बताइएगा। जी देखिए हमारे यहाँ मदारिस में एक बात कही जाती है कि किसी भी चीज़ पर ओपिनियन देने से पहले उसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में दीनी खिदमत अंजाम दूँ, तो मैंने फ़ाइनेंस में MBA किया, फिर इस्लामिक फ़ाइनेंस में मैंने PhD किया और इसके अलावा अभी भी हम कंटिन्यूस डेवलपमेंट और लर्निंग कर रहे होते हैं कि किस तरह, जैसा अभी हमने कहा कि NGO में हम हैं तो यहाँ पे NGO कैसे काम करती है, इसके लिए बाकायदा हम अपनी ट्रेनिंग्स अटेंड करते रहते हैं। फिर मैं एग्रीकल्चर बैंक में हूँ तो एग्रीकल्चर की क्या डायमेंशंस हैं उसको सीखते रहते हैं ताकि हम उनको बेटर अंडरस्टैंड करें और फिर उसके बाद बेटर शरिया ओपिनियन दे सकें। अच्छा, आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बेड़ा उठाया है तो मेरे जहन में सवाल ये आता है कि मदारिस का भी जिक्र हो तो मदारिस के अंदर एक बहुत बड़ा गैप नज़र आता है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर और मदारिस के अंदर। तो क्या आप नहीं समझते कि इस गैप को जो हमें दूर करना चाहिए? लाइक मदारिस के बच्चे भी CSR एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, मदारिस के बच्चे भी कॉर्पोरेट इवेंट्स पे जाएँ, मदारिस के बच्चों का भी जो है वो कॉन्फिडेंस को हम थोड़ा सा बूस्टअप करें इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए। तो उसके लिए आपको इस हवाले से आपका क्या नज़र है? जी आज से कुछ 6-7 साल पहले जब मैं NGOs को ज्वाइन किया तो मुझे इस 6 साल की एक्टिविटी और एक्सपीरियंस से ज़रिए मुझे भी ये बात का बहुत एहसास हुआ। देखिए एक बात होती है कि हमारे मदारिस के जितने लोग होते हैं वैसे ही इनका सोशल सर्कल बहुत अच्छा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर इन्फ्लुएंशियल और बट वो लिमिटेड लिमिटेड होता है।
लेकिन जैसे मस्जिद के इमाम हैं तो इलाके में लोगों के असरात हैं, लोग इनकी बात को पिक करते हैं, ओपिनियन बिल्डर्स होते हैं ये लोग, और आवाम से इनका गहरा रब्त होता है। लेकिन अगर इसको प्रोफेशनली ट्रेन कर दिया जाए उनको, तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि मदारिस के ग्रेजुएट्स को एनजीओज़ में इंटर्नशिप करनी चाहिए, और इसके अलावा डेवलपमेंट सेक्टर की डायमेंशन को सीखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से मदारिस के ग्रेजुएट जो है बहुत सारी एनजीओ चला रहे हैं, जैसे KPK में एक ग्रेजुएट हैं, वो ऑर्फन्स के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो एजुकेशन सेक्टर में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम बहुत सारे ग्रेजुएट्स को जानते हैं, लेकिन वो उनका इम्पैक्ट बढ़ जाएगा और उनके अंदर मज़ीद ट्रांसपेरेंसी और प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा अगर वो हैंड टू हैंड विद द एनजीओज़, लाइक हैंड जैसी एनजीओज़ के साथ कोलैबोरेट करके चलें। तो उसमें ये होगा कि उनको जो टेक्निकल साइड जो उनकी थोड़ी कमज़ोर होती है वो उनकी फिल होगी, वो उनकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, और जो शरिया उनकी स्ट्रेंथ होती है वो एनजीओज़ की जो वीकनेस होती है, तो एक सिनर्जी होगी और विन विन सिचुएशन होगा। ऐसे सोशल साइंसेस के लिए या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप समझते हैं कि दीनी तालीम भी ज़रूरी है? मतलब कोई एथियस्ट बनना भी एनजीओ का काम कर सकता है, और एक जो है वो नीना जिसको इस्लाम, जैसे इस्लाम पढ़ा है, इतने वो दीन को पढ़ा है, जिसने कुरान और सुन्नत को पढ़ा है, वो भी जो है वो सोशल का काम कर रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन दोनों में, इनकी मेंटालिटी में, इनके अप्रोच में क्या डिफरेंस हो सकता है? बहुत फ़र्क होगा। देखिए, एक बंदा है जो अपनी सिर्फ दुनियावी फेम के लिए काम कर रहा है, या अपनी सिर्फ अंदर की नफ्स की सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहा है, उसका मोटिवेशन लेवल एक हद तक होगा। लेकिन एक बंदा है जिसको समझ में आ रहा है कि मेरी यहाँ का वर्किंग मेरी अरबों करबों साल की ज़िंदगी को बना रहा है, और ये मेरी सिर्फ और सिर्फ मेरी खिदमत जो है मेरी ज़िम्मेदारी भी है, उम्मत को सर्व करना भी मेरी ज़िम्मेदारी भी है, तो वो एक बड़े पैमाने पे काम करेगा। और वो ज़्यादा अच्छा, इसके साथ साथ एक बंदा ऑन इट्स ओन काम कर रहा है कि यार मुझे खुशी होगी, मुझे फेम मिलेगा। एक बंदा ये समझ रहा है कि मुझे तो अल्लाह ताला ने दुनिया में पैदा इसलिए किया है कि लोगों की खिदमत करूँ, खिदमत खल्क़ के लिए पैदा किया गया हूँ। तो इसका मतलब है कि उसके ज़हन में अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट भी होगा कि मुझे आखिरत में पूछा जाएगा कि मैंने ये जो काम किया है इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी थी, इसमें कोई लीकेज तो नहीं थी। तो दो चीज़ें बड़ी अहम हो जाएंगी, एक तो उसके अंदर मोटिवेशन, अंदर से इंस्पिरेशन आएगी, दूसरा अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। तो मेरे ख्याल से जो दीन से जितना करीब होगा उतना ही ज़्यादा वो सोसाइटी में डेवलप करेगा, परफॉर्म कर सकता है सोसाइटी के अंदर। और पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर वो आप समझते हैं कि ज़्यादा बेहतर जो है वो सोशल सेंस से ज़्यादा अच्छा होगा। पाकिस्तान के माशरे के अंदर उसकी पेनिट्रेशन थोड़ी सी आसान है। जी जी बिल्कुल, हमारा माशरा रिलीजियस इंक्लाइंड है तो उसकी एक्सेप्टेंस भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, आपने जिक्र किया हैंड्स पाकिस्तान से आप मुंसलिक हैं, तो हैंड्स क्या कर रहे हैं, और एज अ आलिम दीन या एज अ मुफ्ती या एज अ शरीअत एडवाइज़र आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? या अगर मैं उससे जनरल सवाल करूँ तो एक मुफ्ती या एक आलिम दीन की एनजीओ में क्या ज़रूरत है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एनजीओ के अंदर स्पेसिफिक? अच्छा, बार बार एनजीओ का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो एक तो मैं आपकी मुस्कुराहट से भी समझ रहा हूँ कि देखिए हमारे यहाँ मिथ है और एक बहुत बड़ा परसेप्शन है कि रिलीजियस तबका और एनजीओ तो जो है ना पोल्स अपार्ट, ठीक है। लेकिन जब मुझे इस सेक्टर में काम करने का मौका मिला तो हमें समझ में आया कि यहाँ पर एक कम्युनिकेशन गैप है। एनजीओ सेक्टर के बारे में परसेप्शन दीनी हलकों में ये होता है कि लिबरल होते हैं, बैरूनी झंडे को मुसल्लत करते हैं और अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। माजी में कुछ एनजीओज़ ने ऐसा काम किया होगा और अभी भी कुछ एनजीओज़ इस एजेंडे पे होंगी, हम उनके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन एनजीओ का मतलब क्या होता है? देखिए, एनजीओ तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर इस डेफिनेशन को देखें तो मदारिस भी एनजीओज़ हैं, जो मसाजिद कम्युनिटी डेवलप करी वो भी एनजीओज़ हैं। तो हर वो बंदा जो कम्युनिटी की खिदमत कर रहा है और गवर्नमेंट बैक नहीं है वो एनजीओ है। तो इस लिहाज से तो तमाम दीनी एक्टिविटीज़ जो हो रही है, जितनी ऑर्गेनाइजेशन दीनी है वो भी एनजीओज़ हैं। लेकिन हाँ, उनको नेशन को सर्व करना चाहिए, उम्मत के और अपने दीनी एतकादात के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। ये एक बेसिक शरिया रिक्वायरमेंट है। तो एनजीओ जो है वो शरिया के दायरे में आती है और उसके साथ भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। अब जहाँ तक सवाल है कि एक मुफ्ती का रोल वहाँ पर क्या होगा, तो मुफ्ती का रोल यहाँ पर बहुत अहम है, बिकॉज़ यहाँ पर फेथ बेस्ड फंडिंग होती है। ज़कात एंड सदक़ात लोग देते हैं, कफ़ारे लोग देते हैं, फ़ितरे लोग देते हैं। अब यहाँ पर 3 तरह से जो है ना वहाँ शरिया की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। एक उसकी कलेक्शन, कि क्या जो कलेक्टिंग एजेंट होते हैं उनकी क्या नियत हो, क्या वो बेनिफिशरीज़ के वकील हैं या एनजीओ के वकील हैं। दूसरा कि उसकी मैनेजमेंट, क्या ज़कात एंड सदक़ात सेपरेट अकाउंट में है कि नहीं है, और उनकी कंट्रोल्स प्रॉपर इनहेंस हैं यहाँ पर
कंट्रोल मैकेनिज़्म में है। और तीसरा यहाँ पर ये कि उसकी यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दो बड़ी मसले होते हैं NGOs के अंदर। एक होता है तमलीग, क्या शरिया की रिक्वायरमेंट ये है, तमाम स्कूल ऑफ थॉट इस पर मुत्तफ़िक हैं जो हमारे 4 आइम्मा हैं, कि ज़कात जब तक अदा नहीं होती जब तक आप बेनिफिशरी को मालिक ना बना दें। अब होता क्या है कि हम यहाँ पर उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लगा देते हैं। बहुत सी NGOs रेस्टोरेंट बना दी, हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन बेनिफिशरी को मालिक नहीं बनाया। तो उस मालिक बनाने के लिए एक वकाला मॉडल होता है जो हमने यहाँ पर नाफिज़ किया और बहुत सी NGOs में नाफिज़ है। तो वकाला मॉडल होना चाहिए NGOs में ताकि बेनिफिशरी को मालिक बनाया जा सके। सेकेंडली असेसमेंट, देखिए ज़कात एक इबादत है और कुरान करीम में कहा कि ज़कात अदा करो, फेंको नहीं बल्कि अदा करो। अब अदा तभी होगी जब वो उसके इंटाइटल्ड बंदे पर जो बेनिफिशरी हो, जो मुस्तहिक होगा, उस तक पहुँचेगी। अगर आप गैर मुस्तहिक को दे रहे हैं तो ज़कात तो अदा नहीं होगी। तो असेसमेंट का भी निज़ाम होना चाहिए NGO के अंदर। तो एक शरीय एडवाइज़र ये दोनों निज़ाम पैदा करता है, वकाला मॉडल देखता है, असेसमेंट का मॉडल बनाता है और उसके बाद उसको सुपरवाइज़ करता है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम इसको मॉडल बनाने के बाद सिर्फ बैठ नहीं जाते बल्कि हम इसको फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, फ्रीक्वेंटली इसको ऑडिट करते हैं, फ्रीक्वेंटली इसको सुपरवाइज़ करते हैं। अच्छा, ये बेनिफिशरी को एलिगेशन होती है ज़कात की, इसमें एक ट्रांसपेरेंसी वाला फैक्टर नहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना कि यार हम जिस बंदे को दे रहे हैं वो आया ज़कात का मुस्तहिक है भी कि नहीं। और ये आप लोग कैसे जज करते हैं या क्या आपका स्क्रूटनी के जो प्रोसीजर है उसके पैरामीटर्स क्या हैं? यार ये बंदा जिसको हैंड्स ज़कात दे रहा है, कोई भी NGO इसको एलोकेट कर रही है तो वो इसका सही हकदार है। ये तो बेसिक पिलर है। ज़कात आपकी अदा नहीं होगी जब तक आप सही बंदे तक पहुँचेंगे नहीं। और तमाम NGOs के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है क्योंकि वो तमाम फिलंथ्रोपी लोगों के जो है ना नुमाइंदे होते हैं। तो अगर उन्होंने इसमें कमी की और सही बंदे तक अप्रोच एक्सेस नहीं किया तो वो भी गुनहगार होंगे और जो देने वाले उसकी ज़कात भी अदा नहीं होगी। तो इसलिए आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने हैंड्स में एक टूल डेवलपमेंट किया, हमारे एक पूरा टूल है जिसके अंदर हम ज़कात बेनिफिशरी की असेसमेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। यानी हम नॉन मॉनेटरी में देखते हैं कि वो मुसलमान है कि नहीं है, दूसरा वो सैयद तो नहीं है, और मॉनेटरी में हम ये देखते हैं कि उसके पास 52.5 तोला चांदी से कम की मिकदार में उसकी मिल्कियत है और उसके अंदर जो ज़कातेबल एसिड्स हैं उनके हमने बाकायदा कैलकुलेटर रखा हुआ है और हमारा जो स्टाफ जाता है वो सबकी असेसमेंट करता है इन पूरे टूल के ऊपर। जब वो डिक्लेयर होता है कि वो ज़कात का एलिजिबल है जब ही उसको सर्विसेज दी जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं कि जो डिक्लेयर नहीं हो रहा उसको हम डिप्राइव कर देते हैं, बल्कि हमारे पास एक मिक्स होता है। अगर वो ज़कात का एलिजिबल नहीं है तो दूसरे नॉन ज़कातेबल फ़ंड से उसकी मदद कर दी जाती है। अच्छा, ये सैयद पर आप तस्करा किया था, ये वाला जो पॉइंट है इस पर मैं क्लैरिटी चाह रहा था कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार सैयद अगर गरीब है आज के दौर में तो क्या हम उसको ज़कात नहीं दे सकते? ठीक है, एट दिस टाइम उसको ज़रूरत है। एक मेरे ख्याल से हदीस के अल्फाज भी हैं तो उसके अगर ज़कात मांगने वाला तुम्हारे पास तो ऊँट पर भी आए उसको भी दो। तो क्या ये बात कितनी हद तक सही है कि अगर सैयद भी गरीब है उसको ज़रूरत है तो क्या उसको ज़कात एलोकेट की जा सकती है इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, या बिल्कुल ही इस्लाम के अंदर इस चीज़ के ऊपर जो है वो बिल्कुल बैन है? देखिए इसमें ना क्लियर अहादीस मौजूद हैं कि ज़कात जो है ना माल का मैल कुचैल है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ज़कात मेरे लिए और मेरे अहल के लिए हलाल नहीं है। देखिए सैयद जो है ना हमारे सर के ताज हैं, ये हमारे लिए सरदार है। सैयद का मतलब ही अरबी में सरदार होता है ना। तो ये तो इस बात के हकदार हैं कि हम इन तक खुद जाएं और अपना साफ़ और पाकीज़ा माल इनकी खिदमत में पेश करें, ना कि हम अपने माल की मैल कुचैल इनको दें। ठीक है, तो इसलिए माशरे की कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि इन जो भी आपके मोहल्ले में सैयद रहता है उसकी खिदमत की जाए ज़कात के अलावा रकम से। ज़कात उसको नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और पूछना चाह रहा था कि देखिए ज़कात जब हम देते हैं जैसे हैंड्स या जितने भी NGOs हैं वो वकाला मॉडल पर काम करती हैं, तो क्या हम बेनिफिशरी को जब ज़कात दे रहे होते हैं तो क्या उसको ये बताना ज़रूरी है कि यार ये रकम मैं तुम्हें ज़कात से दे दूँ, या उसको ये बताना ज़रूरी नहीं है? क्योंकि अक्सर ये होता है कि उसकी सेल्फ एस्टीम एक सफ़ेद पोश बंदा है, उसको अगर हम कोई पैसे दे रहे हैं या कोई भी चीज़ दे रहे हैं इन काइंड में दे रहे हैं तो उसको हम ही कहते हैं कि यार उसको पता ना चले या उसको ये एहसास ना हो तो मैं इतना ज़कात दे रहा हूँ। इस वक्त माशरा हमारा ऐसा है कि जो है वो हर कोई सफ़ेद पोश है, ज़्यादातर सफ़ेद पोश लोग हमें मिलता है। तो इसके हवाले से क्या हुक्म है, क्या प्रैक्टिस होती है? जी देखिए ये बहुत अहम बात है। इसमें अफराद तफरीद है। कुछ लोग तो
इतना उसकी असेसमेंट करते हैं कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करते हैं। जैसे मैं उनसे पूछना, उनके घर के प्राइवेट हालात को जानना। बाद लोगों को मैंने देखा कि वो उनके घरों को जाकर उनके किचन का मुआयना कर रहे होते हैं कि क्या पका है, क्या हालात है। ये तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है इस्लाम में, क्योंकि तजस्सुस भी इस्लाम में मना किया गया है। एक मुसलमान की इज़्ज़त की बड़ा ख्याल रखने का कहा गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये कि हमने राइट पर्सन को पैसे भी देने हैं, तो उसके लिए हमने जो मॉडल बनाया और दूसरी NGOs में होता है, उसमें ये होता है कि हम उसकी असेसमेंट तो करते हैं, लेकिन उसको हम ये नहीं बताते कि आपकी ज़कात के लिए असेसमेंट हो रही है, बल्कि हम कहते हैं कि हमारी इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन है जिसके लिए हम असेसमेंट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब भी कोई NGO या कोई भी इदारा किसी की मदद करता है तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन करता है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती है, उसी के अंदर हमारे सवालात हो जाते हैं। हाँ, एक सर्टेन पोर्शन पे लोगों से हम वकाला ज़रूर लेते हैं, जिनको हम बताते हैं कि आपके ब्याह पे, आपके कंसेंट पे हम ज़कात ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ये कि आपने इन काइंड उसको कोई चीज़ गाय दे दी, उसको आपने पैसे दे दिए, इसमें तो आपको बताना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर उसके ब्याह पे हम खर्चे कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके लिहाज से हम उस पर इलाज मुआवजे पे खर्च कर रहे हैं, डॉक्टर की तनख्वाह अदा कर रहे हैं, या उसके बच्चे की फ़ीस स्कूल में अदा कर रहे हैं, तो फिर ज़रूरी होता है कि हम उसको उससे ये वकाला लें कि आपकी तरफ से हम ज़कात वसूल करेंगे और आपके ब्याह पे इन सारे एलिजिबल सेक्टर्स में ज़कात में हम खर्च करेंगे। तो यहाँ एक दिस पॉइंट आता है जहाँ पर हमें उसको बताना पड़ता है कि हम आपके ब्याह पे ज़कात वसूल करेंगे, लेकिन वो भी इतने रेस्पेक्टफुल वे में हम उससे बात करते हैं और कोशिश होती है कि उसकी हर्ट ना हो, बल्कि उसको एक एम्पावरमेंट के जहन में आए कि मेरी वजह से कितने लोगों को बेनिफिट हो रहा है अगर मैं इनको अलाउ कर देता हूँ ज़कात लेना। तो यहाँ पर उसकी सेल्फ इस्टीम आ जाती है कि मैं सिर्फ ज़कात लेने वाला नहीं हूँ, बल्कि मेरी वजह से दूसरों का भी फ़ायदा हो रहा है, तो फिर वो सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं होती उसकी। सर, पाकिस्तान में 700 बिलियन से ज़्यादा ज़कात और डोनेशन निकलता है, कहाँ जा रहा है पैसा? मतलब गरीब से गरीब तर हो रहा है। लोग पिछले दिन आपने सुना होगा कराची में एक साहब ने अपनी फैमिली के साथ खुदकुशी की। तो एक ये पॉइंट भी ऐड कीजिएगा कि ये पैसा इतना जो है वो डोनेशंस और ज़कात के नाम पर लोग इकट्ठा कर रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं? इसकी एलोकेशन सही से क्यों नहीं हो रही? और ये पैसे अगर सोसाइटी के अंदर लग रहे हैं तो नज़र क्यों नहीं आते? और इसी में एक चीज़ ऐड कर दीजिए कि ये जो पिछले दिनों वाक़या हुआ कि गुरबत की वजह से एक साहब ने खुदकुशी की, तो वो उसका क्या हुक्म है, और ये गुरबत की वजह से खुदकुशी करना, इसके हवाले से क्या आप? जी, बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है, और आज का मैं तो समझता हूँ कि मैसेज ऑफ द डे होना चाहिए इसको। कि देखिए, पहली बात तो ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक ख़ास पोर्शन में ज़कात रखी है, ख़ास परसेंटेज से ज़कात रखी है, और इस हिकमत से रखी है कि अगर किसी मुल्क को, कौम में, किसी इलाके में ज़कात सही तरह अदा की जा रही हो तो उस मुल्क में गुरबत नहीं रह सकती। अब आप देखिए, वर्ल्ड बैंक कहता है कि पाकिस्तान में 39% गुरबत के तहत लोग रहते हैं। यानी आप पाकिस्तान कहते हैं कि ज़कात और सदक़ात में आगे है, कराची सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट सिटी है, उसके अंदर भी लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त खाना नहीं मिल रहा, और 700 बिलियन तो ये हमारी कैलकुलेटेड अमाउंट है। इसके अलावा नफली सदक़ात वगैरह कितने दिए जा रहे हैं। लेकिन इसी से हमारी अलार्म बेल और बच जाती है कि आप ये देखें कि विसल ब्लोअर है, कि आप ये देखें कि 700 बिलियन जा रहे हैं लेकिन गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही। इसका मतलब है कि कहीं लीकेज है, कहीं पे कोई मसला है जिसकी वजह से वो अपना टारगेट पूरा नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ही तो शरीयत की रिक्वायरमेंट आती है, शरीयत की अहमियत आती है कि कितनी NGOs हैं और कितने इदारे हैं जो ज़कात बिलियन में वसूल कर रहे हैं, लेकिन शरीयत की रिक्वायरमेंट के मुताबिक खर्च नहीं कर रहे। यहीं पर तो ट्रस्ट डेफिसिट आता है, इसी वजह से आवाम उनको पैसे नहीं देती। तो अगर मैं समझता हूँ कि तमाम NGOs और तमाम वो इदारे, मदारिस भी और दीनी इदारे भी, सियासी इदारे भी जो ज़कात वसूल कर रहे हैं, अगर वो शरीयत के मुताबिक वसूल करें और शरीयत के मुताबिक लगाएं, तो हमारे मुल्क से विदिन फ्यू वीक्स नहीं, फ्यू ईयर्स भी आप रख लें अपने पास, गुर्बत ख़त्म हो सकती है। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो यकीनन ख़त्म हो सकती है। जहाँ तक आपने एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़ये की तरफ इशारा किया, इस तरह के कुछ वाक़यात हाल में पेश आए, तो इसमें भी एक बहुत अहम सबक है हमारे लिए, वो ये कि हम चूँकि बहुत सारे लोग जो हैं वो NGOs पे या दीनी इदारों पे ट्रस्ट ना होने की वजह से उनको ज़कात नहीं देते और ख़ुद से अदा करने की कोशिश करते हैं। अब एक आदमी की बात, टाइम की भी लिमिटेशन होती है, ऑफिस भी जाना है, सब कुछ करना है, तो वो चाहता है जहाँ इजी एक्सेस है, रास्ते में चलता हुआ है, कोई सिग्नल पे बंदा मिल गया उसको उन्होंने ज़कात दे दी, कोई मस्जिद में मांगने वाला मिल गया उसको ज़कात दे दी। अब इनमें से बहुत से लोग प्रोफेशनल बेगर होते हैं, ये तो अपनी जो है ना वो कैपिटल बढ़ाते रहते हैं,
लेकिन जो सफ़ेद पोश बंदा है, जो गुर्बत का मारा हुआ है, महंगाई का मारा हुआ है, इन्फ्लेशन का मारा हुआ है, वो अपने घर में है, वो इंतज़ार कर रहा है कोई मेरे पास आए और मेरी मदद करे। मैं किसी से मांगने से करके अपना भरम नहीं तोड़ना चाहता, उस तक कोई पहुँच नहीं रहा। तो ये तो तमाम इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि सही बंदे तक पहुँचें। और इससे भी एक आगे स्टेप में बात करूँगा कि देखिए, वो कहावत है कि मछली खिलाने से बेहतर है कि मछली पकड़ना सिखा दो। इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तमाम आपके पॉडकास्ट के ज़रिए तमाम ज़कात देने वालों को और तमाम NGOs को ये मैं मैसेज देना चाहूँगा कि इस पर एम्पावरमेंट पर काम करें, कि लोगों को, आप देखिए कराची में कितनी जगहों पे खाना खिलाया जा रहा है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन काश कि उनको खाना अगर आप खाना पकाना ही सिखा देंगे, मतलब अपना ठेला लगा लेंगे, आप उनको जो है वो 2 महीने का प्लम्बर का कोर्स कराते हैं, आप उनको कोई इक्विपमेंट दिलाते हैं, आप उनको जो है वो कोई ट्रेनिंग दिलाते हैं खातून को, तो वो इज़्ज़त कमाने वाली बन जाएंगी और अपने घर को चलाने वाली बन जाएंगी। आप किसी बच्चे को कुछ क्लासेस पढ़ाते हैं, वो ज़िंदगी पर जो कमाएगा आपको सवाब मिलेगा। देखिए, एक ये है कि आपने 1 लाख रुपए दिए और उससे लोगों को खाना खिलाया, आज के दिन की नेकी ख़त्म हो गई। एक ये कि आपने 1 लाख रुपए से 10 लोगों को 10-10 हज़ार का कोर्स करा दिया, अब ज़िंदगी भर वो जो कमाते रहेंगे तो आपको सवाब मिलता रहेगा। तो हमें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की तरफ आना चाहिए और इसके ज़रिए हमारे मुल्क में गुर्बत ख़त्म होगी। अच्छा, मुझे बताएंगे ज़कात अगर कोई शख्स अदा नहीं करता तो उसके लिए क्या हुक्म है? क्योंकि मेरा अक्सर लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं भी जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन अवेयरनेस नहीं है, तो वो उसके लिए क्या हुक्म है? और कोई ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी NGO को निकालना चाहिए, NGOs को डिफरेंट, कि वो लोगों तक इस चीज़ की अवेयरनेस दें कि ज़कात किस तरह अदा करनी है और क्या कैलकुलेशन है उसकी, और ज़कात अदा करने के लिए ना अदा करने के जो नुकसानात और अहकामात हैं वो भी। देखिए, ज़कात अदा ना करने की 2 एलिमेंट हैं। लोग इसको समझते हैं हुकूकुल्लाह है, हालांकि देखें तो ये हुकूकुल इबाद भी है कि आप, एक तो अल्लाह ताला का हुक्म जो अल्लाह ताला ने नमाज की तरह बार बार कुरान मजीद में जिक्र फरमाया कि ज़कात अदा करो, उसको आप अदा नहीं कर रहे। दूसरा है कि आपके ना देने की वजह से जितने लोग डिप्राइव हो रहे हैं, जितने लोग महरूम हो रहे हैं, उसका भी गुनाह हम पर होगा। तो ज़कात एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कुरान करीम में फरमाया गया, जो लोग ज़कात नहीं देते, क़यामत के दिन उन्हीं के माल को तपा कर उन्हीं को उससे आग से सींका जाएगा और उसको माल को गर्म करके उनके जिस्म के हिस्सों को लगाया जाएगा। यानी इतनी सख्त वही बयान की हदीस में आया कि वो माल क़यामत के दिन जहरीला अज़दे की शक्ल में आएगा। तो ये तो बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इस पर भी, इन अहादीस को सुनकर भी, हम बयानात में सुनकर एक बड़ा मजमा ज़कात देता है, लेकिन वो ज़कात को सही कैलकुलेट नहीं करता। अब बहुत सारी ख़वातीन होती हैं, उनके पास जो है वो सोने चांदी के बर्तन होते हैं, सोने चांदी के ज़ेवरात होते हैं, वो समझती है कि तो हमारे इस्तेमाल के ज़ेवर, उन पर ज़कात नहीं रहती। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होते हैं और वो समझते हैं कि हमारे पास ट्रेडेबल एसेट है, फिर भी उसकी ज़कात नहीं दे रहे होते। नहीं, माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक अब बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो बड़ी चैरिटी कर रही होती है। मैं कुछ कंपनी में, जो हमारे क्लाइंट हैं, जो हमारे शरीय एडवाइजरी हम वहाँ पर देते हैं, तो उनसे मैंने बात की तो कहते हैं कि हम माशाल्लाह बहुत हम खिदमत करते हैं, लेकिन जब मैंने देखा तो उनके पास इन्वेंट्री पर ज़कात नहीं दे रही और रॉ मटीरियल पड़ा उस पर ज़कात नहीं हो रही। तो ज़कात सही तरह कैलकुलेट भी नहीं हो रही है, और ज़कात जब सही तरह कैलकुलेट नहीं हो रही है तो सही वैल्यूम निकल भी नहीं रहा, तो इसकी वजह से इम्पैक्ट भी क्रिएट नहीं हो रहा। तो हर एक की अपनी जिम्मेदारी है। जैसे नमाज़ पढ़ना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, नमाज सही पढ़ना जिम्मेदारी है, इसी तरह ज़कात देना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ज़कात सही कैलकुलेट करना और उसको सही जगह तक पहुंचाना है। इस सिलसिले में NGOs का किरदार अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम हैंड्स में पिछले कुछ रमज़ानों से हर रमज़ान में एक सेशन करते हैं और वो वेबिनार होता है, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद है। और इस तरह कुछ और NGOs ने भी, कुछ और इदारों ने भी अप्रोच किया, वो भी डिफरेंट उलमा किराम के साथ ही काम करते हैं। ये भी मैं समझता हूँ उनकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि माशरे में अवेयरनेस देना और लोगों को बताना कि ईजी वे में लोग किस तरह ज़कात अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह अदा कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि ये जो शरीयत कंप्लाइंस वाला एक जो फील्ड है या जो डिपार्टमेंट है, ये NGOs के अंदर 24/7 होना चाहिए। लाइक कोई भी इशू किसी के वक्त आ सकता है, कोई भी कंसल्टेंसी लेने से कोई चीज़ हो सकती है। तो NGOs, आजकल मैं देखता हूँ कि NGOs इन हाउस डिपार्टमेंट बनाने के बजाय कंसल्टेंट्स को हायर कर देते हैं। तो आई नो कि आप खुद ही कंसल्टेंट हैं, बट आई जस्ट वांट एन आंसर कि NGOs इंटरनली डिपार्टमेंट क्यों बिल्ड नहीं करती और क्या इसमें रुकावटें आती हैं, या अगर हम किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं एक NGO के अंदर तो उसके क्या मुआयरे?
सर देखिए, ये तो ग्रेजुअल एक जर्नी है ना। पहले तो शरिया का तस्वुर नहीं होता था एनजीओज़ में, और मैं आपको बताऊं कि जब शरिया एनजीओज़ में आती है तो उसमें 360 एलिमेंट डिग्री पे फ़ायदा होता है कि आप ना सिर्फ ये होता है कि ज़कात का निज़ाम ठीक होता है, बल्कि उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मिसाल के तौर पर कोई एनजीओ अगर फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस देती है तो उसमें भी वो कंसल्टेंट उनको हेल्प आउट करता है और बताता है कि फैमिली प्लानिंग का कौन सा तस्वुर इस्लाम के मुआफ़िक है, कौन सा उसके ख़िलाफ़ है। इसी तरह और बहुत सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जहाँ पर एक शरिया एडवाइज़र उनकी हेल्प आउट कर सकता है। तो पहली बात तो अभी तक लोगों में ये अवेयरनेस आई कि एक शरिया एडवाइज़र कंसल्टेंट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जर्नी यही है कि 24/7 का एक डिपार्टमेंट हो। अल्हम्दुलिल्लाह अपने हैंड्स में भी एक शरिया डिपार्टमेंट है जिसमें शरिया कोऑर्डिनेटर भी है और मैं शरिया एडवाइज़र भी हूँ। वहाँ पर यकीनन आपने कहा और हमारे एक्सपीरियंस में है कि किसी भी वो कोई सवाल आ जाता है, कोई फील्ड में हमारा डिपार्टमेंट बंदा गया हुआ है, वहाँ पर उसको ऑन द स्पॉट कोई सवाल आया तो एक तो 24/7 अवेलेबल होना चाहिए शरिया कंसल्टेंट को भी, और दूसरा है कि वो जो वहाँ पर जो बेसिक सवालात होते हैं उसमें ट्रेन द ट्रेनर वाली बात है कि कुछ लोगों को आप ऐसा ट्रेन कर दें कि वो लोग खुद से भी उनको हेल्प सॉर्ट आउट कर सके अपने मसलों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रूर होना चाहिए कि शरिया कंसल्टेंट भी हो। देखिए शरिया कंसल्टेंट क्यों ज़रूरी है, इसलिए कि शरिया कंसल्टेंट जो है वो इतना एक्सपीरियंस हो कि उसको डिफरेंट एनजीओज़ में काम करने का एक्सपीरियंस हो, ताकि वो दूसरी जगहों के एक्सपीरियंस के बेनिफिट जो है ना वो इस जगह पे भी लेके आए। जैसे कोई सेंटर जो है, कोई एनजीओ एजुकेशन में बहुत सा काम कर रही है, कोई जो है ना वो हेल्थ में काम कर रही है, कोई अवेयरनेस में काम कर रही है। तो डिफरेंट सेक्टर्स का जब आपको एक्सपीरियंस होता है, जब भी आप इस मैं कहता हूँ कि मल्टी डाइवर्सिफाइड ये एक सेक्टर है तो इसमें आप अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। तो डिफरेंट एनजीओ से वाबस्ता होना बहुत बेनिफिशियल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि आजकल पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू क्या है? मतलब एनजीओज़ को एजुकेशन पे ज़्यादा काम करना चाहिए, पॉवर्टी पे ज़्यादा काम करना चाहिए, रिहैबिलिटेशन पर काम करना चाहिए? आपके नज़दीक सबसे बड़ा इशू इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या है लोगों का, जिस पर एनजीओज़ को बहुत ज़्यादा फोकस होकर काम करना चाहिए? मल्टीपल मसले हैं, लेकिन जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मसला ह्यूमन डेवलपमेंट का है। हमारे पास पाकिस्तान में स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की बहुत लिमिटेशंस हैं। तो हम अगर जो है ना कि हमारा कैपिटल होगा, ये हमारी जो है ना एक बड़ी दुनिया में वो बहुत कौमें तरक्की कर रही हैं जिनके पास ज़्यादा स्किल्ड फोर्स है। तो अगर एनजीओस इस पर काम करें कि हमारे जितने भी लोग हैं उनको सिर्फ और सिर्फ बैठ कर खाना खाने वाला बनाने के बजाय उनको कंट्रीब्यूट करने वाला बनाए, यानी उनको लेने वाला हाथ बनने के बजाय देने वाला हाथ बनाने वाला बनाए। तो इस लिहाज से उनको ट्रेनिंग दें, उनको जो है लोन्स दें, उनको जो है इक्विपमेंट दें, और उनको जो है ना वो बताएं कि टारगेट्स हैं कि आपको हम इतने अरसे तक सर्व करें, उसके बाद आपने हमें सर्व करना होगा, दूसरी कम्युनिटी को सर्व करना होगा। स्टार्टअप्स क्रिएट करें, फ्रीलांसर्स को सपोर्ट करें, ताकि हमारे पास जो है ना वो एक तबका ऐसा पैदा हो जाए तो गिवर हो ना कि टेकर हो। ऐसे से बताइएगा कि एनजीओज़ अपना ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें लोगों में, क्योंकि अक्सर आपने शुरू में भी दस्ता किया था कि लोग जो है वो ज़कात या डोनेशन जो है वो आम लोगों को दे देते हैं, ऑफकोर्स रिश्तेदारों का पहले है, बट आम लोगों को, प्रोफेशनल बैकर्स को। तो एक एनजीओ अपना ट्रस्ट बिल्ड किस तरह से करती है सोसाइटी में, क्या स्टेप्स होते हैं और किन पैरामीटर्स को जो है वो ध्यान रखना पड़ता है ख़ास तौर पर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए? जी, ये बहुत अहम बात है। इसलिए देखिए, आपने कहा कि रिश्तेदारों का, बिल्कुल रिश्तेदारों का हक़ पहले है, जो दीनी इदारे हैं उनका हक़ पहले होता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़ा तबका है जिसके पास एक अमाउंट होती है जो ज़कात में देनी होती है। अच्छा, अब वो इंडिविजुअल मैनेज नहीं हो सकती। मेरे पास एक लिमिटेड नॉलेज भी है, लिमिटेड टाइम भी है। अब मैं क्या करता हूँ, बाद औक़ात उन्हीं लोगों को देता रहता हूँ। हालांकि एनजीओज़ के बाद वो स्किल होती है, वो मैकेनिज़्म होता है, वो ऑपरेशन लेवल की, फील्ड लेवल का। अब जैसे हम हैंड्स में ऐसे दूर दराज इलाकों में जाने का मौका मिलता है जहाँ मैं सोचता हूँ कि एक आम आदमी तो पहुँच ही नहीं सकता, वहाँ जाके हैंड्स जो है वो खिदमत अंजाम दे रही है। तो इसी तरह और भी बहुत सी एनजीओज़ होंगी जो खिदमत अंजाम दे रही हैं। तो ये एनजीओज़ को फ़ंड देना ये आवाम की भी जिम्मेदारी है, लेकिन आपके सवाल में जैसे बात वाज़ेह थी कि ट्रस्ट डेफिसिट भी है। वो दो लेवल पे मैं समझता हूँ ट्रस्ट डेफिसिट है। एक तो लोग ये कहते हैं कि हमारा एक फेथ बेस्ड फंडिंग है, हमारा एक दीनी जिम्मेदारी है, हम उसको कैसे ऐसे लोगों के हवाले कर दें जो दीन से नाबलद हैं। तो एक तो शरिया का न सिर्फ निज़ाम बनाना चाहिए, बल्कि एनजीओज़ को अपने आपको ऐसा इमेज बिल्डिंग करनी चाहिए कि हम दीन से इन लाइन हैं और दीन की जिम्मेदारियों को भी समझते हैं।
और उनके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, उनके पास ज़कात का ऑडिट का निज़ाम होना चाहिए। ये सारा निज़ाम हो, जैसे आप दूसरी सर्टिफिकेशन करते हैं, कंप्लायंस करते हैं, इसी तरह ज़कात की और दीनी मदाद में जो पैसे मिलते हैं उसकी भी कंप्लायंस का पूरा मैकेनिज़्म होना चाहिए। दूसरा बात ये है कि जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो भी इन लाइन विद शरिया होनी चाहिए, कि अगर वो कोई भी काम कर रहे हैं, इलाके में काम कर रहे हैं, तो वो इलाके के जो उलमा इकराम हैं उनके साथ, उनके इंडोर्समेंट के साथ काम करें, ताकि लोगों को पता चले कि ये जो काम हो रहा है ये कोई सो कॉल्ड बैरूनी एजेंडा नहीं है, बल्कि ये मुल्क की मफाद में और दीन के तकाज़ों के मुताबिक हो रहा है। तो मैं समझता हूँ अगर ये गैप फिल हो जाए तो हमारे मुल्क की किस्मत बदल सकती है, क्योंकि हमारे पास देने वाले बहुत हैं और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी NGOs हैं, बस इनके दरमियान सिनर्जी नहीं हो रही। आई थिंक आपने जो बात की थी लोकल्स अगर हम इंगेज करें, हाँ। लोकल उलमा को, या लोकल अगर मस्जिद का इमाम एक है और वो जो है वो सोसाइटी के लोगों के लिए प्रोग्राम निकालना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक अच्छा हो सकता है ट्रस्ट बिल्डिंग के हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो CSR आप लोग लेते हैं, कॉर्पोरेट फंड्स आपके पास आते हैं, तो जो कंपनीज किसी माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होती हैं, हराम बिजनेसेस में इन्वॉल्व होती हैं, या सॉर्ट ऑफ मैं कहूँ कि इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेसेस में इन्वॉल्व होती हैं, तो वो भी कुछ फंड आपको देती होंगी। उसको कैसे बाइफरकेट करते हैं? लाइक उसको हम ज़काती फंड्स में डालते हैं, या उसको आप किस तरह से ट्रीट करते हैं NGOs के अंदर? अच्छा देखिए, एक तो ये CSR जो होता है ये तो फेथ बेस्ड नहीं होता ना, ये तो एक कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर भी NGOs बड़ा किरदार अदा कर सकती हैं, कि अगर वो उसमें अवेयरनेस क्रिएट करें कि आप एक तरफ तो कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं और दूसरी तरफ मेल प्रैक्टिसेस के ज़रिए या गलत काम करके कम्युनिटी को जो है ना वो नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ पर भी एलिमेंट आता है अवेयरनेस का। और दूसरा ये बात आती है कि जब आप उनको कहेंगे कि हमारे पास शरिया का निज़ाम है, तो एक मैसेज जाता है कि उनके पास भी शरिया का निज़ाम हो। और तीसरी बात ये है कि अगर हमें ये पैसा एक्सेप्ट करना ही है तो उसमें हमें अपनी शरिया से इनपुट लेना है कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर उनका काम तो गलत होता है लेकिन उनकी कमाई गलत नहीं होती है, तो वहाँ पर उनकी अमाउंट को लिया जा सकता है। लेकिन जहाँ पर उनका कोर बिजनेस ही गलत हो और जो उनकी अर्निंग ही गलत हो, तो वहाँ पर उसको मना किया जाएगा, क्योंकि वो हम अपने पास लाएंगे तो वो एज अ फेथ बेस नहीं होगा। लेकिन इसमें एक और एलिमेंट भी है। एक और एलिमेंट ये कि एक बंदे ने गलत कमाई कर ली, अब वो तौबा कर रहा है या वो कह रहा है कि यार मैं इससे बचना है, तो उसका क्या तरीका होगा? इसका एक और तरीका कि ये नहीं हो सकता होता है वैसे। हाँ, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन हम उसको इस एलिमेंट में ले रहे हैं कि अब उसने करना क्या है। देखिए, उसका तो शरीयत का हुक्म ये है कि अगर आपने गलत कमाया है तो अगर आपको मालूम है कि किससे गलत कमाया तो वापस करें, लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है तो उसको आप बगैर सवाब के सदका कर दें। तो वो भी अगेन चैरिटी में तो NGO के पास ही आएगा ना, कि उसने उसको सदका करना है, उसको निकालना है, प्योरीफाई करना है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो NGO वसूल कर सकती हैं, लेकिन अगेन ये कंपनी के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आ रही है कि वो अपनी कमाई को, अर्निंग को जायज़ करे और CSR करके उस ये जो तस्वुर है ना कि पूरे साल कुछ भी करते रहो और रमज़ान में बस लोगों को चंदा दे दो या कुछ कर लो, इससे पूरे साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, ये तस्वुर में गलत जो है ना इसको सही करना है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जो है कॉर्पोरेट के अंदर भी जाते होंगे, कंपनीज के अंदर जाते होंगे, इवेंट्स से भी जाते होंगे, तो इवेंट्स में आपको पता है कॉर्पोरेट इवेंट्स पे ख़वातीन होती हैं और वो एक डिफरेंट माहौल होता है, समझ रहे हो? तो लाइट्स और वो और डिस्को, तो वहाँ पर कभी हेजिटेशन फील हुई है कि यार एक वॉली साइड पे बैठा हुआ है और लोग पार्टी कर रहे हैं, और इस टाइप की भी फीलिंग कभी आई है कॉर्पोरेट सेक्टर में? देखिए, बात ये है कि इसकी ना आपने बहुत एक्सट्रीम की बात की और बिल्कुल एक परसेप्शन लोगों का यही है। ऐसी नॉन शरिया एक्टिविटीज़ में तो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, लेकिन एक होता है कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, उसमें मेरे ख्याल से एक उलमाए किराम का जाना एक गैप को फिल करता है, एक कम्युनिकेशन गैप जो हमारे दरमियान है। देखिए, मिस्टर और मौलवी की ना हमारे दरमियान एक फ़र्क क्रिएट हुआ है, इसी वजह से हम जो है ना एक लाइन पे नहीं हैं। हमारे कुछ नौजवान या तो जो है ना वो इधर की बिल्कुल एक्सट्रीम लाइन पे होते हैं और एक जो है ना बिल्कुल ही सेकुलर लिबरल लाइन पे होते हैं। हमें एक इस्लामी मुल्क जब ही बन सकता है जब हम अपनी कन्वेंशनल नॉलेज के अंदर भी आगे बढ़ रहे होंगे और दीन को भी, तकाज़ों को भी साथ लेके चल रहे होंगे। तो मेरा तो ये विज़न था शुरू से कि अपने दीनी हुलिये के साथ कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना और उनको एक अमल से दावत देना, अल्लाह ताला तौफीक दे कि अमल से दावत देना कि आप दुनिया के तकाज़ों को भी पूरा कर सकते हैं और आप दीन के तकाज़ों को भी साथ पूरा कर सकते हैं। हमारी दीन और दुनिया अलग नहीं है, बल्कि हमारी एक साथ हमारा दुनिया में काम करना ही दीन है। तो इस लिहाज से तो एक बिल्कुल एक वो बना हुआ ना मिथ बनी हुई है एक जो है वो कि भाई आप दीन पे हैं तो आप कॉर्पोरेट में आके तरक्की नहीं कर सकते।
आप किसी इदारे के सरबराह नहीं हो सकते, आप कॉर्पोरेट सेक्टर को नहीं चला सकते। इसको हमें अपने अमल से दूर करना होगा। तो जब तक हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, वो बाज़ार जाते थे क्योंकि बाज़ार की नॉलेज उनको आए कि बाज़ार में हो क्या रहा है। तो जब तक हम कॉर्पोरेट में मदारिस के तलबा नहीं जाएंगे, मदारिस के ग्रेजुएट नहीं जाएंगे, उनको अंडरस्टैंडिंग क्या आएगी कि दुनिया में हो क्या रहा है और पे वो दुनिया के लीडर कैसे बनेंगे। सही अपने हल्कों में बैठकर हम दुनिया को लीड नहीं कर सकते, दुनिया में आकर ही दुनिया को लीड कर सकते हैं। दुनिया के मामला में एंगेज होकर ही इसी के अंदर रहते हो। जी बिल्कुल। कुछ आना है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा कि हम एनजीओ सेक्टर में एक वर्ड यूज़ करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर ज़कात का पर्टिकुलर क्या रोल होता है? जी देखिए, आजकल एक बहुत अहम टॉपिक चल रहा है, यूएन यूनाइटेड नेशन की जो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 के करीब उन्होंने गोल्स दिए हैं। और ये सारे गोल्स जो है इन लाइन विद शरिया हैं कि शरिया भी चाहती है कि पॉवर्टी ख़त्म हो, शरिया भी चाहती है कि इनइक्वालिटी ख़त्म हो, शरिया भी चाहती है कि लोगों के पास एजुकेशन के मौक़े हों, शरिया भी चाहती है कि जो है डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो। तो इन सब के अंदर ज़कात और फेथ बेस्ड फंडिंग जो है बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। आप देखें कि आप ज़कात के ज़रिए लोगों को घर बना के दे सकते हैं, आप ज़कात के ज़रिए लोगों को जो है वो एजुकेशन दे सकते हैं, आप ज़कात के ज़रिए जो है वो लोगों को पावर्टी ख़त्म, ज़कात तो है ही। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि ज़कात का जो फ़लसफ़ा है वो क्या है, कई ला यकूना दूलतम बैनल अग़निया मिनकुम, कुरान करीम कहता है कि मकसद क्या है कि चंद लोगों के हाथों में। अब एक सर्वे रिसर्च में पढ़ रहा था कि दुनिया में जो 20% लोग हैं वो 80% रिसोर्सेज पे काबिज़ हैं। 20 रूल। हाँ, तो ये इनइक्वालिटी है ना, तो ये ख़त्म कब होगी? जब ज़कात। देखिए, अगर हमारे माशरे में जागीरदारा निज़ाम है, पाकिस्तान में कहा जाता है, ये कैसे ख़त्म होगा? जो दो चीज़ों से ख़त्म होगा। एक, अगर ज़कात का हुक्म ज़िंदा हो जाए तो जो अर्निंग है उससे हैव नोट्स को पैसा ज़्यादा रहेगा। दूसरा क्या है, विरासत। अगर विरासत सही तरह हो, बेटियों को उनका हिस्सा दिया जाए और विरासत सही तरह तकसीम हो, तो ये जो लैंडलॉर्ड्स का निज़ाम है कि एक बंदे के पास इतनी एकड़ ज़मीन है कि उसमें गाड़ियाँ चल रही हैं, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो डाइल्यूट होता चला जाएगा। तो ये जो माशरे में चंद लोगों का पूरी इर्तिकाज़ दौलत होता है वो कब ख़त्म होगा? जब हम अल्लाह के दो हुक्म ज़िंदा करेंगे, ज़कात और विरासत। मतलब इसका ये है कि माशरा जो है वो गुर्बत से ख़राब नहीं हो रहा, नाइंसाफ़ी से ख़राब हो रहा है। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है, हमें विरासत ज़्यादा, इसके ऊपर तो एक अलग से पूरा एपिसोड होना चाहिए जो हमारे माशरे में सूरत हाल है। मैं इनकी तरफ आऊँगा। आप ये बताएंगे रमज़ान करीब है, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जब बिफोर दे डू ज़कात किन पैरामीटर्स को देखें, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखें? अगर किसी को ज़कात दे रहे हैं, किसी एनजीओ को दे रहे हैं, किसी फ़र्द को भी दे रहे हैं, तो उसके लिए एक आम आदमी को क्या चीज़ें देखनी चाहिए बिफोर गिविंग ज़कात? ये बहुत अहम सवाल इस लिहाज से कि रमज़ान बहुत करीब है। अव्वल तो ये भी एक पोनी है या एक मिसकंसेप्शन है कि ज़कात का रमज़ान से कोई ताल्लुक़ है। ज़कात तो हर बंदे की साल की इबादत है और अपने एनुअल ज़कात की डेट पर अदा करनी है, लेकिन हाँ बिल्कुल लिंक कर रहे होते हैं कि सवाब ज़्यादा है। चलिए ठीक है, अगर रमज़ान में भी अदा कर रहे हैं, लेकिन रमज़ान में अदा करते हुए मैं ऐसे भी कहूँगा कि दो चीज़ों का भरपूर ख्याल रखें। एक तो उसको कैलकुलेट सही करें। हमारे यहाँ ये होता है कि घर का एक सरबराह है वही ज़कात अदा कर रहा है, हालांकि एक अडल्ट बच्चा है यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसके पास जो है अपनी ट्यूशन के ज़रिए, ऑनलाइन सेल्स के ज़रिए कुछ अर्निंग है, उसको हम समझते ही नहीं कि वो ज़कात दे सकता है। एक लड़की, उसकी शादी होने वाली है, उसके पास जहेज़ के लिए सामान जमा किया हुआ है, उसमें गोल्ड भी है, उसमें दूसरी चीज़ें भी हैं, तो हम समझते हैं कि अभी तो ये बच्ची है, इसकी शादी नहीं हुई है तो ये भी पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारे घर में कितने लोग ऐसे हैं जो ज़कात एलिजिबल हैं, जिनको ज़कात जिन पर फ़र्ज़ है उनको अदा करनी है। उनको आपने हेड काउंट करना है, उनकी पूरी वेल्थ को कैलकुलेट करना है, किसी शरिया स्कॉलर को बता देना है उसकी नॉलेज के साथ। फिर जो टोटल अमाउंट निकलती है उसको दूसरा सवाल आएगा कि कहाँ अदा करना है। तो ये पहले तो सबसे पहले रिश्तेदारों का हक़ है, अगर कोई दीनी कॉज है उसका हक़ है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम ये समझते हैं कि हमारे पास एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी अमाउंट है और हम जो है हम इतने तरीके से अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकते, तो किसी भी शरीयत कंप्लाइंट एनजीओ में उसको ज़रूर दें, ताकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप उतनी दूर दराज जगहों तक नहीं जा सकते, आप उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते जितना आप कोई एनजीओ कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर हम हैंड्स की बात करें तो हैंड्स के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं, जहाँ पर जैसे अभी सैलाब वगैरह आया तो उसकी रिहेबिलिटेशन में बहुत घर बनाए जा रहे हैं, उनको अपने पाँव पे खड़ा किया जा रहा है। अब एक आम आदमी इन दूर दराज इलाकों में जाकर उनकी खिदमत नहीं जा सकता,
और स्कर्दू है, गिलगित है, वहाँ पर भी हैंड्स की पेनिट्रेशन है। अब वहाँ जाकर भी लोगों को एम्पावर किया जा रहा है, वहाँ पर जाकर लोगों को जो है ना अपने पाँव पे खड़ा किया जा रहा है, उनको कमाने के ज़रिए सिखाए जा रहे हैं, उनको जो है ना उनकी सेहत, ख़ासतौर पर डिसेबल्ड लोगों की खिदमत की जा रही है। तो एक आम आदमी की रीच वहाँ तक नहीं होती है। तो ऐसी NGO जो शरिया कंप्लाइंट हो, उनको भी अपने ज़कात और सदक़ात के फ़ंड दें ताकि आपकी रीच जो है वो बढ़ सके। और साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। नाज़रीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड पर दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।